हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम से में क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे बेटा, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। कंसेप्ट्स को बेटा आप लॉजिकली समझ रहे होंगे जो मैं अब तक पढ़ा दिया है ना। बहुत सारी क्लासेस अब तक हम ले चुके हैं इस टॉपिक पे। आप चीजें समझ रहे होंगे बेटा, है ना। ये चैप्टर बस एंड होने पे आ गए बेटा। मैंने आपको बोला था बस कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे आज की क्लास में बेटा मुझे आईआरआर पढ़ाना है। रिप्लेसमेंट, पिछली क्लास में बेटा एक टॉपिक मैंने आपको कराया था, रिप्लेसमेंट डिसीजंस। उस टॉपिक पे टोटल मैंने 2 लेक्चर लिए। एक क्लास मैंने पूरा लॉजिक समझाने में ली और एक क्लास में बेटा मैंने क्वेश्चन आपको कराया। तो इन डिटेल बेटा, इन डेप्थ में जाके हमने बात करी। लेकिन बेटा रिप्लेसमेंट डिसीजन वैसे खत्म हो गया है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराना रहता है बेटा, वो मैं लास्ट क्लास में कराऊंगा। मैंने आपको बोला बेटा लास्ट क्लास मेरी क्वेश्चन क्लास होगी, इसमें मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा। एक इसी रिप्लेसमेंट डिसीजन वाले पे एक क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत बड़ा बेटा। हाँ, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है बेटा वो। और एक पूरे इस चैप्टर पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा बेटा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन होंगे। उसी 2 क्वेश्चन को बेटा आप पेपर में अगर रिवाइज करके चले जाएंगे, अगर आपको चैप्टर समझ रहा है, चैप्टर एक बार रिवाइज करना कि इस चैप्टर में था क्या, उन 2 क्वेश्चन को भी एक बार आप कर लोगे बेटा, सारा मामला आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा यही है वो चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेटा आपने अब तक देख लिया, कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी चैप्टर था, ठीक है। आज बेटा जो मेरी क्लास है वो आईआरआर के ऊपर होगी। मैं आज आपको आईआरआर के ऊपर बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम पेबैक मेथड, डिस्काउंटेड पेबैक मेथड्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर काम करेंगे। और अगली लास्ट क्लास में बेटा मैं आपको एनपीवी प्रोफाइल ऑन क्रॉस ओवर रेट्स के ऊपर एक बात बताऊंगा, ठीक है। बस ये 3 क्लासेस बेटा, चैप्टर जाके खत्म हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने इस आईआरआर से। पिछली क्लास में बेटा रिप्लेसमेंट डिसीजन इन डिटेल में बात करा बेटा, है ना। कुछ नहीं था रिप्लेसमेंट डिसीजन, किसी चीज को रिप्लेस करने का हम एक डिसीजन लेते हैं। मैंने आपको बताया था हम रिप्लेस करने का डिसीजन दो ही वजह से लेते हैं। या तो वो एसेट जो हमारे पास है वो बहुत तंग कर रही है, इसलिए हम उसको रिप्लेस करें। तंग मतलब बार बार रिपेयर का खर्चा आ रहा है, चल नहीं रही, ढंग से काम नहीं कर रही, हमें जो चाहिए था वो हमें प्रोडक्शन करके दे नहीं रही, यूनिट्स कम बना के दे रही है, तो गड़बड़ है। दूसरा, प्रॉफिट नहीं कमा के दे रही है अच्छी, बिल्कुल ठीक है, तंग बिल्कुल नहीं कर रही है, लेकिन एक्सटर्नल मतलब बेटा हमने 2 चीजें निकाली। एक तो इंटरनल वजह से हमें, इंटरनल जो वजह हो सकती है, जैसे बेटा हमारी मशीनरी खराब है, ढंग से काम नहीं कर रही, ये इंटरनल वजह है। लेकिन बेटा कभी कभी एक्सटर्नल वजह भी होती है, जैसे मैंने आपको सोनिया प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया था। एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंज हो जाते हैं, कभी कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। अब हमारे पास जो मशीनरी पड़ी है वो है बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बेटा वो टेक्नोलॉजी की पेस को मेंटेन नहीं कर पा रही, मतलब वो टेक्नोलॉजी के साथ इन लाइन, साथ साथ नहीं चल पा रही, पुरानी टेक्नोलॉजी की है। तो बेटा अब हमको न्यू टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारे कॉम्पिटिटर्स न्यू टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, एफिशिएंसी के साथ ज्यादा काम कर रहे हैं। अभी भी हम बेटा बाबा दम जमाने की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ना चाहते हुए भी हमको बेटा उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंडीशन में हो, तो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बेटा ये डिसीजन हमने लिए थे, ठीक है। फिर हमने कैसे निकाला था, एमपीवी पॉजिटिव आनी चाहिए बेटा। एनपीवी अगर पॉजिटिव आ गई तो बेटा इसका मतलब आप इस प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हो, मतलब आप अपनी इस मशीनरी को रिप्लेस कर सकते हो। बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, आपकी एनपीवी अगर पॉजिटिव में है, इसका मतलब आप अगर मशीनरी को रिप्लेस कर रहे हो और न्यू मशीनरी को लेके आते हो, तो बेटा आप प्रॉफिट में आ रहे हो, ठीक है। तो एनपीवी नेगेटिव में है तो आप फिर अपनी पुरानी मशीनरी को रिप्लेस मत करो, इससे बेटर तो आप उसी में ही हो, ठीक है। लेकिन अगर एनपीवी इक्वल आ जाती है, पुरानी और इसकी इक्वल आ जाती है, तो बेटा यहाँ पे आपको नॉन मॉनिटरी फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। एकदम से एक्साइटेड नहीं होना कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, तो वही बात हो गई, इससे अच्छा तो हमारी पुरानी मशीनरी थी, इतना प्रॉफिट तुम तब भी कमा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स को भी कंसीडर करो। आज आपका प्रॉफिट चाहे बराबर आ रहा हो, लेकिन आगे जाते 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 बेटा आपको न्यू मशीनरी तो लेनी ही थी ना, तो अभी ले ली, कोई नहीं, चले बेटा। तो इन डिटेल हमने सब बात करी थी। आज बेटा मेरा ये टॉपिक आईआरआर के ऊपर है बेटा। ये टॉपिक वैसे तो बेटा मैं आपको सेक्शन बी में समझा चुका हूं। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था बेटा, इस क्लास के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, जो बच्चा ये चैप्टर सेक्शन ई पढ़ने आ रहा है बेटा, सबसे बड़ा डिस्क्लेमर ये है कि वो सबसे पहले सेक्शन बी देख के आएगा, ठीक है। सेक्शन बी अगर आपने नहीं देखा तो बेटा आपको सेक्शन ई में कुछ भी समझ नहीं आएगा। वैसे तो बेटा मैंने बहुत सारी बातें यहाँ पे रिपीट भी कर दी हैं, तो समझ में भी आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा बेटा, क्योंकि सेक्शन बी में मैंने बहुत इन डेप्थ में जाके चीजें समझाई थी बेटा, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में गया था मैं। पूरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की पूरी एक सेपरेट क्लास ली थी बेटा। मैंने आपको फॉर्मूले के डेरिवेशन सिखाए थे, प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कैसे जाते हैं। मैंने आपको टाइम मशीन के बारे में तो खैर यहाँ पे भी बताया, लेकिन वहां पे मैंने इन डिटेल में इंट्रोड्यूस भी करा था, बताया भी था कैसे यूज करते हैं टाइम मशीन को, कैसे प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर में जा सकता है और कैसे फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट में आ सकती है, मैंने आपको बताया था। नो डाउट मैंने यहां भी आपको सिखाया था लॉजिक से। तो डिस्काउंट करना तो बेटा आपको आ गया, ठीक है। तो बेटा आप
आपको सेक्शन बी देखना पड़ेगा। और बेटा आज की जो मेरी क्लास है आईआरआर की, बेटा इसका नाम जो दूसरा है ना, इसका बेटा जो दूसरा नाम होता है वो वाईटीएम होता है। सेक्शन बी में बेटा हम इसको वाईटीएम के नाम से बोलते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी। बेटा ये मैंने आपको सेक्शन बी में इन डिटेल निकालना सिखाई थी। बेटा आपको अब पता नहीं अगर याद है या नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो बेटा फिर तो आप बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। देखो बेटा मैंने तो कुछ कुछ आपको ऐसी भी बातें बताई थी सेक्शन बी में जो किसी किताब में भी नहीं। जैसे बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर आप याद कर रहे होंगे इररिडीमेबल और रिडीमेबल बॉन्ड्स में, बेटा याद होगा अगर आपको कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल बॉन्ड्स या कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल बॉन्ड्स, बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, वो बड़ा ही अप्रोक्सीमेशन मेथड उसको बोला जाता है बेटा, और उससे आंसर देखो कितना मैच आता है। मैंने आपको दो तरीके से वो बताया था बेटा, याद होगा आपको, ठीक है। तो बेटा आपको वो रिवाइज करना, तो बेटा आईआरआर का भी कुछ कुछ फॉर्मूला वैसा ही है। बेटा आपको आईआरआर का मतलब फॉर्मूला नहीं दिखेगा पेपर में बेटा, अगर आप अपनी किताब खोल के देखोगे, बेटा मैं किताब की बात कर रहा हूं आपकी, बेटा अगर आप अपनी किताब खोल के देखोगे ना तो आपको अपनी किताब के अंदर आईआरआर का फॉर्मूला नहीं मिलेगा। बड़ी सैड बात है, नहीं मिलेगा। आपको कहां मिलेगा बेटा, आपको पता है ये हॉकी किताब है, अगर आपके पास अगर पीडीएफ है तो आप पीडीएफ खोल लीजिए बेटा, बिल्कुल लास्ट पेज पे चली जाइए जहां पे ये पीवी टेबल्स वगैरह होते हैं, उसपे एक अपेंडिक्स करके है बेटा, अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स यहाँ पे बेटा ये एक आप देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ आईआरआर, तो बेटा ये सेपरेट टॉपिक इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। और बेटा इन्होंने ये जो फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले का एक्चुअली नाम मैं अगर आपको बताऊंगा तो इस फॉर्मूले को इंटरपोलेशन बोलते हैं। बेटा ये फॉर्मूला जो इन्होंने दे रखा है ना, ये इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन जुगाड़ मेथड। बेटा इंटरपोलेशन मेथड है ये, बच्चों को समझ में नहीं आता बेटा। हॉक का अगर आप एग्जांपल पढ़ोगे ना चक्कर खाके तो पहली बार बच्चे गिर जाते हैं, समझ में नहीं आता ये एग्जांपल क्या है। आज मैं आपको इन डिटेल लॉजिकली समझा के दिखाऊंगा ये एग्जांपल काम कैसे करता है, ठीक है। बहुत ही टेक्निकल वे में समझा रखा है, कुछ समझ नहीं आता, ठीक है बेटा बच्चों को। तो इसको वैसे इंटरपोलेशन के नाम से बोलते हैं, आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा अगर इसने नाम नहीं लिखा है। इस फॉर्मूले का नाम बेटा इंटरपोलेशन होता है, इन्होंने इसका नाम नहीं लिखा वैसे, हाँ जी बेटा नाम नहीं लिखा इन्होंने इस फॉर्मूले को एक्चुअली इंटरपोलेशन, हाँ बोला बेटा। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा, बड़े ध्यान से देखेंगे, इस लास्ट लाइन को पढ़ेंगे, अगर आप इस लास्ट लाइन को पढ़ेंगे बेटा तो यहां पे देखें, इट मे बिकॉज द टू रेट्स आर टू अपार्ट एंड द इंटरपोलेशन इज नॉट एक्यूरेट इनफ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का नाम बेटा इंटरपोलेशन होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन मेथड भी कहीं कहीं इसको बोला जाता है बेटा। बड़ा ये एक वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट फॉर्मूला माना जाता है बेटा आज की डेट में। आज की डेट में बेटा आजकल देखो, वैसे तो आपको बोलो बेटा ये देखो कैलकुलेटर, बेटा कैलकुलेटर हमारे पास है। कैलकुलेटर को जरा ध्यान से देखो, अपनी आंखें यहां पे डालो बेटा, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे शब्द आईआरआर। बेटा कैलकुलेटर की मदद से 1 सेकंड में आईआरआर निकाल सकता हूं, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल निकालते हुए। आज आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा बेटा। मेरे पास आज कैलकुलेटर है, इस पे मेरे पास आईआरआर का एक फंक्शन है, मैं आराम से आईआरआर बटन दबाऊंगा और बेटा मेरा आईआरआर कैलकुलेट हो जाएगा। बेटा पेपर में आईआरआर के क्वेश्चंस भर भर के आते हैं बेटा, दो क्वेश्चन तो आईआरआर के आते ही आते हैं पेपर में। सेक्शन ई में से बेटा अगर एक भी बोलूंगा, एक क्वेश्चन तो आईआरआर का फिक्स है ही है, फिक्सिंग है बेटा आईआरआर की तो है ही। आप मैंने आज तक कोई अटेम्प्ट नहीं देखा बेटा जिसमें आईआरआर का उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, आईआरआर आता ही आता है। और बेटा वो पता है क्या बोलते हैं, कैलकुलेट आईआरआर, वो आपको कुछ आउटफ्लो दे देगा, कुछ इनफ्लोज दे देगा। एनपीवी निकालने के लिए कह रहा, एनपीवी निकालने को नहीं कह रहा, वो तो कोई भी निकाल देगा। वो कह रहा आईआरआर निकाल के दिखाओ, तो बेटा आईआरआर निकालना है तो बेटा कुछ भी नहीं। अब बच्चे बेटा, अब बताओ बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं होता ना, उनको बड़ी दिक्कत आती है बेटा, उन लोगों को दिक्कत आ जाती है क्योंकि वो इंटरपोलेशन मेथड फॉलो करते हैं। बेटा इंटरपोलेशन मेथड तो बड़ा लंबा चौड़ा मेथड है, आज सिखाऊंगा आपको उस मेथड को कैसे यूज करते हैं। बेटा जनरली ये टॉपिक कोई भी नहीं कराता क्योंकि ये हॉक ने अपेंडिक्स में दे रखा है, इसको अपने उसको जो अपने मेन उसमें है उसमें इंक्लूड नहीं कर रखा। तो बेटा लेकिन आपको पता है बेटा सैम सीएमए क्लासेस में एक पेज भी नहीं छोड़ा जाता, पीवी टेबल तक करा दिए, पीवी टेबल तक बता दिए। तो बेटा ये जो अपेंडिक्स भी है ये भी मैं आपको कराऊंगा। इसका रीजन ये है क्योंकि बेटा इस अटेम्प्ट में अगर आप देखेंगे जनवरी फरवरी वाला अटेम्प्ट, बेटा अगर आप देखेंगे इसमें बेटा हॉक का बताऊं ये अपेंडिक्स वाला एक क्वेश्चन आया था बेटा। साथ में बेटा पहले भी 3-4 अटेम्प्ट पहले अगर आप देखेंगे 18-19 में बेटा अटेम्प्ट में भी आईआरआर का फॉर्मूला के बारे में इंटरपोलेशन की बात हुई थी। तो बेटा मुझे आपको ये चीज पढ़ानी पड़ेगी, कहीं भी गिवन नहीं है बेटा, ग्लैम वगैरह देखोगे तो कहीं गिवन नहीं है। फॉर्मूला आपको समझ नहीं आएगा कैसे यूज करते हो, अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे हॉकी तो बेटा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, समझ नहीं आएगी। बेटा आज एक एग्जांपल से लाइव आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और आंसर बिल्कुल मैच करके दिखाऊंगा बेटा। हमारे कैलकुलेटर का और हमारा फिजिकल आंसर बिल्कुल मैच होगा। पहले आपको बेटा एक फॉर्मूला, आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन से आईआरआर पहले कैलकुलेटर से निकाल के दिखाऊंगा, आंसर लिख देंगे, फिर बेटा मैं आपको इंटरपोलेशन से करके दिखाऊंगा सेम आंसर। तो बेटा दोनों तरीके से आंसर आएगा, लेकिन बेटा जहां आपको 3-4 मिनट लग जाएंगे कैलकुलेटर में, बेटा यही एक काम 1 मिनट के अंदर हो जाएगा।
तभी बोलता हूं बेटा इस कैलकुलेटर को आप ले लो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है बेटा। आपको यही पेपर थोड़ी ना दे रहा है, ठीक है। अगर आप आगे जाके कोई और पेपर देने की सोचते हो, जैसे सीएफए हो गया, एसएससी हो गया, तो यहाँ पे भी वो बहुत हेल्प करेगा। सीएफए लेवल पे तो बेटा ये बहुत ही हेल्पफुल है मेरे ख्याल से, उसके बिना इसके बिना तो काम ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि बेटा भर भर के स्टैट्स है, तो स्टैट्स में तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। स्टैट्स है तो बेटा, स्टैट्स है तो फिर कैलकुलस है, कैलकुलस है तो बेटा यहाँ पे इसमें कैलकुलस के कुछ फंक्शंस है बेटा जो आप अच्छी तरह यूज कर सकते हो। देखो आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं यहाँ पे। खैर बेटा ये कैलकुलेटर अगर आप लेंगे तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको बहुत बार इसके फंक्शन समझा चुका हूँ। बाकी बाकी एक सेपरेट कैलकुलेटर वीडियो भी है। बाकी बेटा अगर आपके पास एक नॉर्मल कैलकुलेटर भी है, मैंने आपको पहले बेटा बहुत टीचर्स यही करते हैं बहुत सारे कि मैं आपको एक कैलकुलेटर समझा दिया, आईआरआर का फंक्शन कर दिया, बस ये टॉपिक ही खत्म हो गया। बेटा ऐसे ही टॉपिक खत्म नहीं होगा। मैं सबको इक्विटेबल लेके चलता हूँ। मुझे पता है जिन बच्चों को कैलकुलेटर नहीं है वो उनको भी तो आईआरआर निकालना है बेटा। उनके लिए मैं एक मेथड लेके आया हूं जिस मेथड का नाम है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का बेटा अगर मैं देसी बस एक वन वर्ड में इसका मीनिंग बोलूं, इंटरपोलेशन बेटा मतलब दो चीजों को इंटर बेटा मिल जाना। बेटा इंटरपोलेशन मतलब कॉमन पॉइंट होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है। मतलब यहां से भी एक चीज आ रही है, यहां से भी एक चीज आ रही है, ये जाते 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 एक जगह मिल जाएंगे, इसको बेटा इंटरपोलेशन पॉइंट बोलते हैं। इंटरपोलेशन ये देसी जुगाड़ बेटा, बस एक वर्ड में अगर इसका नाम बोलूं बेटा, ये इंटरपोलेशन एक जो वर्ड है बेटा, ये हर फील्ड में यूज होता है। अपने देखिए, आप देख ही पा रहे फाइनेंस की फील्ड में इंटरपोलेशन का क्या यूज हो रहा है। बेटा साइंस में अगर आप जाएंगे वहां पे अलग लेवल पे इंटरपोलेशन यूज होती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो रेडियो फील्ड्स को इंटरपोल कर देता है ना, सब ये सब। तो वहां पे भी बेटा ये साइंस की फील्ड में यूज होता है अलग अलग जगह पे। बेटा क्राइम ब्रांच में अगर आप जाएंगे वहां पे अलग तरीके से इसका इंटरपोलेशन चाहिए। तो ये वर्ड जो है ये बहुत ही वास्ट है और इसका जो मीनिंग है बेटा बड़ा ही डाइवर्स है, अलग ही अलग जगह से यूज होता है। खैर बेटा इंटरपोलेशन एक मेथड है बेटा, इंटरपोलेशन एक मेथड है बेटा। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो बेटा सीएमए यूएसए में आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं बेटा, अगर आप सोच रहे हैं बेटा, अगर आप ये चीज सोच रहे हैं कि आपको सीएमए यूएसए करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ही तोप ज्ञान मिल जाएगा, आप बहुत ही एक्सपर्ट बन जाएंगे बेटा, नो डाउट आप चीजें समझ जाएंगे। मतलब किसी आपके सामने अगर कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बातें गा रहा है तो बेटा आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ये एक्चुअली क्या कह रहा है, आईएनपीवी की बात कर रहा है, आईआरआर की बात कर रहा है। बेटा आगे जाके आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, आप चीजें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मार्केट को स्टडी करना चाहते हैं, तो सीएमए इज अ बेस्ट कोर्स बेटा। वो आपको लाइफ पे चीजें समझा देगा, आपको चार्ट्स वगैरह की रीडिंग वगैरह चीजें समझ में आ जाएगी। इन द चार्ट्स इन द सेंस जैसे वाईटीएम कर्व होता है यूएस का, ट्रेजरी बिल्स का एक वाईटीएम कर्व होता है बेटा। तो अगर आप वो समझना चाहते हैं तो बेटा वो आप समझ जाएंगे अगर आपको एक वाईटीएम आईआरआर की एक अच्छी खासी नॉलेज है। गिवन दैट बेटा आपको बॉन्ड्स की भी एक अच्छी नॉलेज आनी चाहिए, वो आपको सेक्शन बी से मिल जाएगी। तो बेटा आप आराम से चीजें अपना मैनेज कर लेंगे। लेकिन बेटा अगर आप इन डिटेल कंपनी लेवल में काम करना चाहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, अपना फील्ड ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाना चाहते हैं, तो बेटा आपको पहली बात तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में काम करना पड़ेगा, ठीक है, सीएमए यूएसए करके। लेकिन अगर आपको बेटा पढ़ाई में और ज्यादा डीप जाना है, पढ़ के चाहिए आपको नॉलेज, तो बेटा आपको सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपको बेटा सीएफए और एसीसीए लेवल पे भी थोड़ा सा जाना पड़ेगा, तब जाके एक वास्ट नॉलेज इसकी बेटा आ पाएगी आपको, ठीक है। क्या बेटा आईआरआर की आज हम बात कर रहे हैं, इसको मेथड का नाम है बेटा इंटरपोलेशन मेथड। इसको बेटा अगर मैं हिंदी में अगर इसका नाम देना चाहूं बेटा, अगर मैं इसको हिंदी में नाम देना चाहूं तो इस हिंदी का नाम है इसका जुगाड़ मेथड। बेटा ये कुछ ही नहीं है, ये सिर्फ एक जुगाड़ है, जुगाड़ है बेटा। ये आप जुगाड़ से बस इसका आंसर निकालते हो, क्योंकि बेटा एक्चुअली इसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं। इस मेथड को बेटा निकालने का एक्चुअली कोई फॉर्मूला है ही नहीं, इसको बेटा हिट एंड ट्रायल से निकाला जाता है, तभी बेटा कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर, ठीक है। लेकिन अब जब लाइफ में कैलकुलेटर नहीं थे तब भी तो बेटा आंसर निकलता है ना, इसी का नाम है बेटा इंटरपोलेशन मेथड। ये बस नाम इंटरपोलेशन मेथड है, बस दिमाग से निकालते बेटा, लॉजिक से, कि दो चीजों का निकालते रहते, जहां पे फिक्स हो गया, जहां पे दो चीज मिल गई, बस उसी को बेटा आईआरआर बोल देंगे, और बेटा निकाल के देखेंगे तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अभी तो बेटा बस मैंने आपको मेथड के नाम बताए, लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि आईआरआर क्या होता है। बेटा पहले ही बता चुका हूं, आईआरआर कुछ नहीं होता, एक वाईटीएम होता है। जैसे आप सेक्शन बी में वाईटीएम पढ़ते थे ना, इसको यहाँ पे आईआरआर बोलते हैं। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो ये एक इन्फ्लेशन रेट है। लेकिन बेटा आईआरआर यहाँ पे सेक्शन ई में थोड़ा और डाइवर्स है, थोड़ा और एडवांस है, आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सुनना, हाँ जी फ्रेंड्स, तो आईआरआर बेटा मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आईआरआर क्या होता है, इसका नाम है वैसे बेटा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर मैं इसका फुल फॉर्म बताऊं तो इसका नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब बताऊंगा बेटा ये लॉजिक क्या है, इसका नाम इंटरनल क्या है। रेट ऑफ रिटर्न तो ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न तो बेटा आपको
पता ही है बचपन से, रेट ऑफ रिटर्न। बट एक्चुअली रेट ऑफ रिटर्न को ही वाईटीएम बोलते हैं, ये मैं आपको लॉजिक से सेक्शन बी में समझा चुका हूं। मैंने आपको बोला बेटा आईआरआर कुछ नहीं है, आईआरआर कुछ नहीं है बेटा। सेक्शन बी में जो आप वाईटीएम के नाम से पढ़ रहे हो बेटा, आईआरआर कुछ भी नहीं है। जो आप सेक्शन बी में वाईटीएम के नाम से पढ़ रहे हो उसी को तो आईआरआर बोला जाता है। अभी समझाऊंगा कैसे बेटा। देखो ध्यान से इसका नाम पढ़ो बेटा, नाम से ही मतलब निकल जाएगा। नाम पढ़ो बेटा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अभी इंटरनल शब्द हटा दो, रेट ऑफ रिटर्न। बेटा रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है? रेट ऑफ रिटर्न मतलब आप जहां कुछ इन्वेस्ट कर, आप कहीं कुछ इन्वेस्ट करते हो, उस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको जो रिटर्न मिल रहा है उसी को तो रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। मतलब आपने एफडी में पैसा डाला 1 लाख रुपए, अब वहां पे आपको 10% मिल रहा है, उसे क्या बोलते हैं? उसको रेट ऑफ रिटर्न ही तो बोलते हैं। अब बेटा वो रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10% एफडी पे आपको क्यों मिल रहा होगा? क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन 10% से, महंगाई 10% से बढ़ रही है, तो बैंक आपका पैसा फिर 10% के रेट से बढ़ाएगा। तो कुछ नहीं है बेटा, वो तो वाईटीएम ही तो बोला जाता है। वाईटीएम क्या होता है? इन्फ्लेशन रेट ही तो होता है। मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। नाम रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया 10% का, तो सारे के सारे इन्वेस्टर्स 10% का रिटर्न रिक्वायर्ड कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन चल रही है, 10% की चल रही है, तो सारे के सारे इन्वेस्टर यही चाहते हैं कि उनका पैसा भी 10% के रेट से ग्रो हो। तो यही तो है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न भी तो यही होता है। रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन ही तो होता है। अरे वाईटीएम इन्फ्लेशन ही तो होता है सारा रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट में अगर 10% इन्फ्लेशन चल रहा है, तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर मार्केट में सोचो 10% का इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आप नहीं चाहोगे आपके इन्वेस्टमेंट्स पे भी आपको एटलीस्ट 10% का पैसा तो मिले, 10% का रिटर्न मिले? क्योंकि महंगाई 10% से चल रही है, तो हमारा पैसा भी 10% के रेट से ग्रो होना चाहिए, है ना, ताकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां पे मेंटेन हो जाए। तो बेटा ये तो होता है रेवाइटिंग। तो बेटा ये होता है रेट ऑफ रिटर्न। तो बेटा रेट ऑफ रिटर्न कुछ भी नहीं होता, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था लॉजिकली सेक्शन बी में कि इसको हम इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं, मतलब वाईटीएम। वाईटीएम लेकिन यहां पर वैसे एक वर्ड ऐड हो जाता है बेटा सेक्शन ई में, इंटरनल। इंटरनल का नाम है बेटा, ये मार्केट का चक्कर है, इसका कुछ नहीं है। ये कंपनी का एक अपना रेट है बेटा, ये कंपनी ने एक अपना रेट निकाला है। तब इसका मतलब इंटरनल, मतलब आपका पर्सनल है, ये आपका एक पर्सनल वाईटीएम है, पर्सनल रिटर्न है। बस बेटा कुछ भी नहीं था इसमें, मैंने आपको बता दिया लॉजिकली। अभी इसका तो अभी तो बस मतलब तोड़ तोड़ के, नाम तोड़ तोड़ के मतलब समझा रहा हूं। अभी तो मैं इसकी आपकी प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगा एक्चुअली होता क्या है और इसका फायदा क्या है, क्यों निकाला जाता है, इसका फायदा है क्या भाई, इसका कितना फायदा है, ये मैं आपको बताऊंगा। इंटरनल मतलब पर्सनल। पर्सनल इंटरनल है ना, बोलते हैं ना हमारा इंटरनल मामला। तो ये कंपनी का अपना पर्सनल वाईटीएम है, अपनी कंपनी का एक पर्सनल रेट है। मतलब बेटा कंपनी ने एक अपना ख्याली पुलाव, एक फालतू एक रिटर्न बना रखा है इसने सोच सोच के कि भैया मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इस प्रोजेक्ट में इतना रिटर्न तक ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मतलब सोचो बेटा, मैंने आपको बताया था बेटा, जब आप सारी की सारी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में करते हो बेटा, वो जो पीवी फैक्टर होता है वो क्या होता है? वो पीवी फैक्टर आप इन्फ्लेशन रेट से तो वो डिस्काउंट लेते हो ना, डिस्काउंट रेट 6% जैसे 6%। बेटा 6% से पीसार 6% क्या था? 6% इन्फ्लेशन था बेटा, याद है? वो फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते थे। तो बेटा फ्यूचर वैल्यूज में से मैंने आपको बोला था अगर आप इन्फ्लेशन हटा दोगे तो प्रेजेंट वैल्यू में पहुंच जाओगे। लॉजिक से बताते हैं वो नर्सरी और 12th क्लास का एग्जांपल लेके, है ना। तो बेटा वो इन्फ्लेशन ही तो है, ये 6% इन्फ्लेशन रेट ही तो है। आईआरआर होता है बेटा एक मैक्सिमम इन्फ्लेशन रेट। आईआरआर मतलब बेटा एक मैक्सिमम इन्फ्लेशन रेट जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो, एक प्रोजेक्ट को कर सकते हो। मतलब अगर 6% का इन्फ्लेशन है तो आप 6% के इन्फ्लेशन में इतना इतना प्रोजेक्ट करोगे। तो बेटा कितना मैक्सिमम आप अपना प्रोजेक्ट में इन्फ्लेशन अफोर्ड कर सकते हो बेटा, बस वो ये बताता है। मतलब बेटा आईआरआर एक वो रेट होता है जिसमें वो आपको बताता है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना इन्फ्लेशन तक जा सकते हो, मतलब कितना इंटरेस्ट रेट रिस्क अफोर्ड कर सकते हो अपने धंधे में। बताऊंगा बेटा कैसे कैसे आप देखोगे। तो ये है बेटा, जिस प्रोजेक्ट में बेटा ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है, तो बेटा आईआरआर कुछ नहीं होता, एक तरीके से वो आपको ये बताता है कि किस प्रोजेक्ट में मतलब कितना ज्यादा आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। आईआरआर जितना ज्यादा होगा बेटा, अगर आईआरआर जितना ज्यादा होगा तो समझ जाओ आपके प्रोजेक्ट में ज्यादा रिस्क टेकिंग, इंटरेस्ट रेट रिस्क टेकिंग, इन्फ्लेशन ज्यादा से ज्यादा लेने की कैपेसिटी है। जैसे बेटा आप देखेंगे बेटा, जो एशियन कंट्रीज है बेटा, अगर आप थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे जापान वगैरह, तो बेटा देखेंगे वहां पे अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आते हैं। वहां पे अर्थक्वेक्स वगैरह बहुत आते हैं, तो बेटा वहां पे लोगों ने देख लिया कि भैया हम बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, इतना पैसा लग जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखेंगे जापान बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ज्यादा पैसा खर्च करता है ना, क्योंकि डिफेंस पे तो वो ज्यादा करता नहीं, क्योंकि उसका तो अमेरिका से है टाई अप।
तो उसका सारा का वास्ता बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, इन सब पे पैसा लगा हुआ है। तो बेटा लेकिन उसने ये देखा, आप अगर ध्यान से देखेंगे बेटा, वो लेकिन प्रोन टू बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स वगैरह भी है, वहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। तो बेटा उसने एक चीज देखी, यार इतना पैसा लगा के बिल्डिंग बनाते हैं, बार बार अर्थक्वेक आएगा तो टूट जाएंगे, फिर बनाएंगे। तो बेटा उसने अब बेटा उसके आप टेक्नोलॉजी उसने ऐसे बनाई है बिल्डिंग्स में कि वो शॉक प्रूफ है, अर्थक्वेक शॉक प्रूफ है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना बना के उसने बेटा अपनी बिल्डिंग्स बनाई कि अगर अर्थक्वेक आ भी जाए अच्छा खासा, तो भी बेटा उनकी बिल्डिंग्स को ज्यादा नुकसान होगा नहीं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, वो बिल्डिंग जो उन्होंने बनाई है उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू जो बिल्डिंग अभी एक इंडिया में बनी हुई है। हो सकता है बेटा जो इंडिया में जो बिल्डिंग बनी हुई है, स्काई स्क्रैपर वगैरह जो भी है, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा ना हो जो एक जापान में, क्योंकि बेटा जापान में तो एक चीज को कंसिडर करके बनाया गया है, वो है अर्थक्वेक को। लेकिन शायद इंडिया में जो स्काई स्क्रैपर बनाया वो अर्थक्वेक को कंसिडर करके ना बनाए हो। वैसे तो करते हैं लेकिन फिर भी इतना ज्यादा ना करके, क्योंकि इंडिया में इतना ज्यादा नहीं आता है ना। लेकिन बेटा जिस लेवल पे अर्थक्वेक जापान में आता है, तो बेटा उन्होंने उस चीज को कंसिडर ज्यादा करा। इसका मतलब बेटा जो जापान में जो बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर है बेटा, उसकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वो ज्यादा है। बस बेटा यही आईआरआर है। आईआरआर कुछ नहीं बताता बेटा, जिस प्रोजेक्ट आपके पास दो प्रोजेक्ट है, आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं ए और बी, बेटा अगर इसका आईआरआर 10% है और इसका आईआरआर 12% है, तो आप ये बोलोगे ये जो प्रोजेक्ट बी है इसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है। मतलब मार्केट में अगर इन्फ्लेशन 12% का भी हो गया ना, आप आराम से यहां पे प्रॉफिट कमा सकते हो बेटा। मतलब प्रॉफिट 12% तक भी हो गया तो आप आराम से लॉस, आप आराम से अपना धंधा कर सकते हो, लॉस में नहीं जाओगे। लेकिन इस केस में बेटा आप लॉस में चले जाओ, क्योंकि इसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फ्लेशन टेकिंग कैपेसिटी कितनी है बेटा इस प्रोजेक्ट में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना इन्फ्लेशन झेल सकते हो बेटा इस प्रोजेक्ट के अंदर। आप देखो ध्यान से, ए के अंदर बेटा, अगर आप प्रोजेक्ट ए के अंदर देखोगे, इसका मैक्सिमम इन्फ्लेशन रेट है 10%। मतलब मार्केट में ज्यादा से ज्यादा जब तक 10% इन्फ्लेशन चलेगा और आराम से प्रोजेक्ट आप अपना धंधा कर सकते हो। लेकिन जैसे ही 11% हो जाएगा बेटा, यहां पे आप लॉस में आना स्टार्ट हो जाओगे, लॉस में आना स्टार्ट कर जाओगे, क्योंकि बेटा इसकी जो इन्फ्लेशन लेने की कैपेसिटी है वो कह रहा है भाई साहब मार्केट में तब 10% तक की महंगाई होगी ना, तब तक मैं तुम्हें प्रॉफिट कमा के दे सकता हूं, उसके बाद भाई साहब मेरा भरोसा नहीं है, तुम लॉस में जाओगे 100%। तो बेटा ये आप ये वाला प्रोजेक्ट चूज नहीं करोगे, आप इस वाले प्रोजेक्ट को चूज करोगे। बट ऑब्वियसली बेटा आप मुझे बात बताओ, अगर आपके पास एक ऑप्शन है ये वाला या ये चूज करने का, बेटा बट ऑब्वियसली आप यही चूज करोगे, क्योंकि आप बोलोगे भाई साहब मार्केट का कुछ नहीं पता, मार्केट का कुछ नहीं पता, मार्केट का नहीं पता भैया। मार्केट में तो भाई साहब आगे जाके मार्केट में इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है, और अगर बढ़ गया तो भाई साहब सोचो 12% हो गया, 11% मान लेते हैं, 11% हो गया तो 11% हो जाएगा, तो भाई साहब इसमें तो मैं लॉस में चले जाऊंगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, इन्फ्लेशन ज्यादा से ज्यादा जो लेने की इसमें कैपेसिटी है वो तो 10% है। जैसे 11% होगा मैं तो लॉस में आ जाऊंगा, है ना। लेकिन इसमें अभी भी 12% है, इसकी ज्यादा से ज्यादा है, तो मतलब अगर 11% का इन्फ्लेशन अगर आ भी जाता है इसकी, तो तब भी 12% तक की कैपेसिटी है, मैं फिर भी प्रॉफिट में रहूंगा। तो बेटा आप इस प्रोजेक्ट को चूज करोगे। तो बेटा आईआरआर इसका मतलब होता है, आईआरआर कुछ नहीं होता बेटा, आईआरआर कुछ नहीं होता, वो एक इंडिकेटर होता है, वो बस ये बताता है किस प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। बेटा अगर मैं वन वर्ड में बोलूं, बस बेटा बस। जैसे बेटा हम सेक्शन बी में वाईटीएम नहीं पढ़ते थे, जिस प्रोजेक्ट की वाईटीएम ज्यादा होती है बढ़िया होता है ना, ऐसे पढ़ते थे, डिपेंड करता है बेटा वाईटीएम्स पे। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे है, बस ये कुछ नहीं बताता, ये यही बताता है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। तो आप कुछ नहीं निकालते, वाईटीएम तो रेट ऑफ रिटर्न तो वाईटीएम है, लेकिन एक इंटरनल निकालते हो, मतलब अपनी तरफ से अपने जो आपको प्रोजेक्ट चूज करने हैं ए या बी में से, उसमें से बेटा दोनों का आईआरआर निकालोगे और फिर देखोगे अच्छा इसका आईआरआर 10% है, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा मार्केट में, मतलब इन्फ्लेशन 10% तक रहेगा तो ये मुझे प्रॉफिट कमा के देगा। जैसे ही 11% मार्केट में हो जाएगा तो बेटा इस बेचारे की कैपेसिटी 10% तक की लेने की है, मार्केट में आ गया 11% का। जैसे हमने जो बिल्डिंग बनाई है उसमें बेटा जो अर्थक्वेक लेने की कैपेसिटी है सोचो 5 है, लेकिन अर्थक्वेक आ गया 7 का, तो बिल्डिंग तो टूट जाएगी बेटा, है ना। तो बेटा और ये है इसकी जो अर्थक्वेक लेने की कैपेसिटी है 7 की, और अर्थक्वेक आ गया 6 का, तो ये झेल जाएगा। जैसे मार्केट में बेटा इन्फ्लेशन चल रहा है 11% का, अब इसकी है 12% तक का, आराम से इन्फ्लेशन को झेल सकता है। महंगाई क्या है बेटा, महंगाई कुछ नहीं बेटा, मार ही तो है बेटा। महंगाई बढ़ेगी तो आपके प्रोजेक्ट पे भी तो मार पड़ेगी, तो बेटा महंगाई कुछ नहीं है, एक मार ही तो है। तो अगर 11% की मार भी अगर इस बी पे पड़ जाएगी तो बेटा ये मार आसानी से झेल लेगा, क्योंकि ये 12% तक की मार आराम से झेल सकता है, इसकी कैपेसिटी है। तो बेटा मैंने आपको पहले एनालिसिस बता दिया, पढ़ना कैसे सिखाते हैं, कि आईआरआर को एनालाइज कैसे करते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी बता आपके सामने लिख के दे देगा ना बेटा, आप आराम से पढ़ लोगे, अच्छा इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ये होता है बेटा आईआरआर का। अभी तो बेटा मैंने आपको एनालिसिस सिखाया, भी मैंने आपको बताया नहीं आईआरआर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेटा बस यही तो सीखना आईआरआर कैसे कैलकुलेट करना है। एक बार आईआरआर कैलकुलेट कर लिया
फिर तो बेटा आप एनालिसिस आराम से कर दोगे। बेटा एनालिसिस सिखा तो दिया मैंने आपको, बेटा एनालिसिस सिखा तो दिया, एक बार आईआरआर ही तो कैलकुलेट करना है। आईआरआर एक बार कैलकुलेट हो गया बेटा, फिर तो आप आसानी से बता दोगे अच्छा इसका इतना है, इसका इतना है, इसका मतलब इसमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है, मतलब इसमें इन्फ्लेशन सिर्फ 10% तक को हैंडल कर सकता है, ये तो आराम से 12% तक का कर सकता है। तो एक काम करते हैं, इसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन बेटा इसमें भी कुछ झोल है। अब सर अब क्या हो गया, इतना अच्छा वाला चल रहा होता है सर, आप सारा खराब कर देते हो। जब सोचते हैं कि मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, फिर आप एक सस्पेंस लेके आ जाते हो। बेटा बातें तो यही है, बातें तो यही है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि बेटा जिसका आईआरआर सबसे ज्यादा है, मैंने वर्ड बोला बेटा, याद रखना, मेरी शब्दों को ध्यान से सुना करो बेटा, मैं शब्द यूज कर रहा हूं हर बार, नॉट एवरी टाइम। बेटा एवरी टाइम नहीं, नॉट एवरी टाइम, मतलब एवरी टाइम ये चीज पॉसिबल नहीं है कि जहां जिस प्रोजेक्ट का सबसे 12% आईआरआर है वो हमेशा प्रॉफिटेबल हो। बेटा आज एक एग्जांपल से आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, आपको एग्जांपल से प्रूव करके दिखाऊंगा बेटा, वो ग्लेन का ही एग्जांपल है, आपको ग्लेन का एग्जांपल दिखा के दिखाऊंगा बेटा कि जिसका सबसे ज्यादा आईआरआर होता है, जरूरी नहीं है बेटा वही सबसे बेस्ट हो। आपको ऐसा लग रहा है, प्राइम ऑफ एशिया देख के ऐसा लग रहा है, ऊपर से देख के बेटा ऐसा लग रहा है कि हाँ बी का सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो बेटा इसको करते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो बेटा इस तो हमारे पास एक स्टेबल प्रोजेक्ट है। बेटा वो तो बाद की बात है, आप पहले एनपीवी निकाल के देखो, हो सकता है एनपीवी इसकी कम है, एनपीवी इसकी ज्यादा हो, बेटा कुछ भी हो सकता है। क्योंकि बेटा आप मुझे एक बात बताओ, आपने जितना ज्यादा डिस्काउंटिंग रेट ले रखा है, जितना ज्यादा डिस्काउंट रेट है बेटा, उतना ही ज्यादा मतलब आप इन्फ्लेशन अपना माइनस कर रहे हैं। बेटा आप ध्यान से सुनो, जितना ज्यादा आपका डिस्काउंटिंग रेट होगा, ध्यान लॉजिक से सुनो ना, जितना ज्यादा डिस्काउंटिंग रेट होगा उतना ही ज्यादा मतलब इन्फ्लेशन का रेट है, और जितना ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट है उतनी ज्यादा आपने फ्यूचर वैल्यू में से इन्फ्लेशन रेट माइनस कर दिया, तो बेटा उतनी ही छोटी आपकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। अरे बेटा भूल गए क्या, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू को जब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते थे क्या करते थे, इसमें से इन्फ्लेशन ही तो माइनस करते थे, बोला तो था, सिखाया था ना बेटा आपको। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू में से इन्फ्लेशन माइनस कर दोगे तो प्रेजेंट वैल्यू पे तो पहुंच जाओगे। तो जितना ज्यादा इन्फ्लेशन का अमाउंट होगा तो बेटा उतनी ज्यादा छोटी तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी। बेटा एक कटोरी दही में से बेटा अगर आप बड़ा चम्मच निकाल लोगे तो बेटा फिर छोटी दही बचेगी, कभी बचेगी। जितना बड़ा चम्मच निकाल लोगे बेटा उतना ज्यादा कम वैल्यू अंदर बचेगी बेटा। तो उतना ही फ्यूचर वैल्यू में से जितना बड़ा इन्फ्लेशन निकालोगे तो उस फ्यूचर में से सबसे मोटा तो फिर इन्फ्लेशन चला ही गया, बचा तो छोटी सी चीज बचेगी। तो बेटा जितना ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट होता है ना, जितना ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट लोगे, मतलब जितना ज्यादा डिस्काउंटिंग का रेट लोगे, उतना ज्यादा छोटी आपकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, और जितनी ज्यादा छोटी प्रेजेंट वैल्यू आएगी उतनी ज्यादा आपकी बेटा एनपीवी कम आएगी, क्योंकि बेटा जितनी ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए, मतलब आपका डिस्काउंटिंग रेट कम से कम होना चाहिए, मतलब इन्फ्लेशन का रेट कम से कम होना चाहिए। बेटा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि तुम बस पढ़ाई कर रहे हैं, बेटा रियल लाइफ एक्चुअली बड़ी डायनेमिक सिचुएशन है, आपको और भी टाइप ऑफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, आपको एक प्रॉपर टाइम लेना पड़ता है बेटा, हर चीज का टाइम है। ऐसे नहीं बेटा आपने बस एक धंधा स्टार्ट कर दिया, एनपीवी निकाल ली, पॉजिटिव है, बस स्टार्ट कर दिया, नहीं बेटा करेक्ट टाइम पे आपको धंधा स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा अभी मार्केट में ये इन्फ्लेशन है, नहीं थोड़ा वेट करो इन्फ्लेशन रेट का नीचे जाने का। आपने देखा होगा कभी कभी जो ज्यादातर जो बिजनेस नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं बेटा, आप कभी नोटिस करना, आप दिक्कत क्या है ना बेटा, चीजें पढ़ाई तो कर लेते हो लेकिन फिर उसके बाद में रिसर्च नहीं करते हो बेटा। आप कभी कभी देख रहे हैं जो बहुत सारे बिजनेसेस है अपने नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उस टाइम बेटा हमारे गवर्नमेंट के बेटा आप जाके बताऊं वो देख सकते हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6, उसमें बेटा वो हर स्टेट का एक इन्फ्लेशन का रेट वगैरह निकालते हैं, ऑल ओवर पूरे इंडिया का भी एक इन्फ्लेशन एवरेज रेट देखते हैं। आप देखा करो बेटा, जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं बेटा, देखा करो बेटा ध्यान से, बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं बेटा, आप देखा करो जब भी वो कोई चीज खरीद रहे होते हैं, वो एक तरीके से प्रोजेक्ट ही तो है, उनके लिए कैपिटल डिसीजन ही है बेटा। देखा करो वो जब भी खरीद रहे होते हैं ना, वो हमेशा तब खरीदते हैं जब इन्फ्लेशन का रेट थोड़ा नीचे होता है। ध्यान से एक पैटर्न समझाओ बेटा। बेटा ये जो मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, कोई भी दुनिया में आपको अभी बताएगा नहीं इस लेवल पे बेटा। इसके बेटा पैसे लेते हैं लोग, क्योंकि बेटा ये एक अलग से ही डीप स्टडी है, ये एनालिसिस स्टडी है, इसको पढ़ाना सिखाते हैं। अगर आप बेटा कभी ध्यान से देखना, आपको बेटा वेबसाइट मिल जाएगी, गवर्नमेंट की वेबसाइट है बेटा, उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, हर स्टेट के बताऊं वो देती है, क्या कहते हैं उसे, प्राइस इंडेक्सेस, मतलब क्या कहते हैं उसको, इन्फ्लेशन का रेट देती है। हर स्टेट का अपना इन्फ्लेशन का रेट देती है, दिल्ली का मिल जाएगा आपको, कर्नाटका का मिल जाएगा, ऐसे हर जगह का मिल जाएगा, और पूरा एवरेज भी पूरे इंडिया का देती है। तो मैं आपको क्या कह रहा था बेटा, आप हमेशा बताओ आप, और आप पास्ट डेटा भी देख सकते हो, आपको पास्ट रिकॉर्ड्स भी मिल जाएंगे उसमें बेटा, आप अपना पास्ट डेटा भी देख सकते हो। आप कोई भी बिजनेस देखना बेटा, किसी बिजनेस को एक्वायर कर लेते, एक तरीके से प्रोजेक्ट है,
तो बेटा ध्यान से देखना बेटा, उस टाइम जो इन्फ्लेशन का रेट चल रहा होगा ना, वो थोड़ा लो चल रहा होगा। देखना बड़ा ध्यान से बेटा, वो ऐसा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैंने आपको एक हैक बताया, जितना ज्यादा छोटा सा होता इन्फ्लेशन का रेट होगा, इन्फ्लेशन रेट होगा मतलब उतना ही ज्यादा फ्यूचर मतलब इन्फ्लेशन का अमाउंट होगा। अरे जितना ज्यादा इन्फ्लेशन कम होगा, रेट कम होगा, तो उतना ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट अमाउंट कम होगा। तो जितना ज्यादा इन्फ्लेशन का अमाउंट कम होगा, उतना ही ज्यादा फ्यूचर वैल्यू में से उतना ही छोटा अमाउंट इन्फ्लेशन का कम होगा। तो बेटा प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आएगी, मतलब एक कटोरी में से आपने छोटा सा ही दही का चम्मच लिया तो ज्यादा से ज्यादा दही बचेगी ना। तो फ्यूचर वैल्यू में से बस आपने छोटा सा इन्फ्लेशन का अमाउंट निकाला, तो ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू आएगी। और जितनी ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू आएगी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज बड़ी आएंगी। और आपको पता है जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज बड़ी आएगी तो एनपीवी इंक्रीज होगी, एनपीवी इंक्रीज होगी बेटा। तो ये लॉजिक है, हैक है बेटा ये बिजनेस का। आप तभी बेटा याद होगा आपको, याद तो नहीं मतलब आपको पता नहीं होगा बेटा, अब मैं आपको बता रहा हूं, इसको लिख लेना बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज थी ये। इन्वेस्टर्स की हैक्स है बेटा, ये सीक्रेट्स है। हमेशा वो तभी परचेज करते हैं, तभी ही चीजें परचेज करी जाती है, दूसरे बिजनेसेस को, दूसरे प्रोजेक्ट्स में पैसा तभी ही लगाया जाता है जब इन्फ्लेशन का रेट थोड़ा सा कम होता है बेटा। महंगे इन्फ्लेशन पे नहीं खरीदा जाता, हमेशा कम पे खरीदा जाता है। आप खुद देखो बेटा, ये जो लॉजिक है, गोल्ड महंगा हो जाएगा, आप गोल्ड को तब खरीदोगे या जब सस्ता हो जाएगा तब खरीदोगे, बट ऑब्वियसली सस्ते में। तो बेटा ऐसी इन्फ्लेशन रेट जब थोड़ा नीचे जाएगा आप तब खरीदोगे। धंधा तभी ही खरीदा जाता है, प्रोजेक्ट तभी ही इन्वेस्ट करा जाता है ताकि अपनी एनपीवी को पॉजिटिव बनाया जाए। बेटा ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसका एक हैक बता दिया, क्योंकि ये रियल लाइफ में ये सब चीजें होती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन है यार, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसी ये जो चीजें एक्चुअली बेटा सारी चीजें ये सब किताबों में नहीं होता, कुछ एक्सपीरियंस के साथ आता है। जब आप एफएम की फील्ड में काम करोगे आपको चीजें तब समझ में आएगा। खैर सॉरी बेटा, तो मैंने आपको ये इन डिटेल कंसेप्ट बताया बेटा। अब आईआरआर क्या होता है बेटा? आईआरआर तो मैंने आपको बता दिया, लॉजिक भी पढ़ा दिया, वो आपको कुछ नहीं बताता, वो आपको बस ये बताता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना वो एक मैक्सिमम एक प्रोजेक्ट अपना रिस्क अफोर्ड कर सकता है, कितना ज्यादा से ज्यादा वो रिस्क झेल सकता है, उसी को बेटा आईआरआर बोलते हैं। तो बेटा आईआरआर क्या है? आईआरआर कुछ नहीं है बेटा, आईआरआर इज अ रेट, इसको लिखना है बेटा, इज अ रेट, इज अ रेट एट विच, अब बड़े ध्यान से बेटा, ऑल पीवी ऑफ इनफ्लोस इज इक्वल टू पीवी ऑफ आउटफ्लो। बस बेटा यही है, ये है बेटा आईआरआर, कुछ नहीं है बेटा, यही है आईआरआर। कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल बेटा बना रखा है लोगों ने, इसको दुनिया भर का फर्स्ट बना रखा है समझाना, कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल वे में लॉजिक वे से समझाऊंगा बेटा मैं आपको, कोई टेंशन इसमें स्ट्रेस लेने की आपको जरूरत नहीं है। आईआरआर कुछ नहीं होता बेटा, आईआरआर एक वो रेट होता, हमको नहीं पता वो कौन सा रेट है, 10%, 12%, 13%, हमको नहीं पता वो कौन सा रेट है, अभी निकालेंगे जैसे भी। लेकिन जब भी वो एक रेट आएगा, उस रेट पे जितनी भी सारी, जब वो आप रेट यूज करोगे तो बेटा जो आपकी आउटफ्लो होती है, लागत जो होती है, वो बराबर आएगी सारी की सारी। जो आप इनफ्लोस निकालते हो ना, फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट करते रहते हो प्रेजेंट वैल्यू में, फिर ऐड करते हो, तो बेटा वो जो सारी की सारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस आएंगी, वो बेटा इक्वल हो जाएंगी आउटफ्लो की। तो क्या मैं ये भी नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकता कि एनपीवी जीरो हो जाएगी? बेटा हमारा एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीवी का फॉर्मूला बताओ, एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है? इनफ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अरे बेटा जब ये बराबर है, जब ये भी 100 रुपए है, ये भी 100 है, तो बेटा एनपीवी तो फिर जीरो आ जाएगी। तो बेटा मैं एक चीज और कह सकता हूं, इसमें एक चीज और कह सकता हूं, आईआरआर इज अ रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू जीरो। यहां से ऑल पीवी इज इक्वल टू ये। बस बेटा ये लॉजिक से समझा बेटा, एक एक चीज कंसेप्ट समझा दी आपको मैंने। अब मैं आपको इसका मेथड फॉर्मूला बताऊंगा आईआरआर फाइंड कैसे करते हैं। अभी बेटा मैंने आपको समझाया नहीं, अभी तो सिर्फ थ्योरी चल रही है, आपको सारा लॉजिक समझा रहा हूं, एनालिसिस बता रहा हूं, पढ़ते कैसे है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको निकालते कैसे बेटा। अभी एक क्वेश्चन करके अभी एक कैलकुलेटर से सिखाऊंगा, अभी तो बेटा कैलकुलेटर से आपको निकालना सिखाऊंगा, कैलकुलेटर से आईआरआर कैसे निकालता है। और अगली क्लास में बेटा इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन से, इस क्लास में बेटा मैं आपको बस अभी कैलकुलेटर से सिखाऊंगा, और अगली क्लास में बेटा मैं आपको इंटरपोलेशन से सिखाऊंगा कि इंटरपोलेशन से कैसे निकाला जाता है। बेटा ग्लैब में एक एग्जांपल है, उसी से ही मैं आपको क्या कहते हैं कैलकुलेटर से इसका निकालना सिखाऊंगा। चलो बेटा
बेटा आईआरआर इज अ रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू जीरो, और एनपीवी इज इक्वल टू जीरो कब होगा? एनपीवी इज इक्वल टू जीरो कब होगा? जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। सीधा सीधा है बेटा। अब तक आप एनपीवी में पढ़ रहे थे, हम एनपीवी में पढ़ रहे थे बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अलग आती थी, आउटफ्लो अलग आती थी, माइनस करके देखते थे एनपीवी पॉजिटिव में आ रही है नेगेटिव में आ रही है। लेकिन बेटा मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी, कभी कभी एनपीवी इज इक्वल टू जीरो भी आ जाती है। बेटा मैंने आपको एक सिचुएशन भी बताई थी, एक एनपीवी कभी कभी जीरो भी आ जाती है। बेटा जिस रेट पे एक ऐसा इन्फ्लेशन का रेट जब आप उस पे से हटाते हो और जब आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो हो जाती है, मतलब एनपीवी जीरो आ जाती है, उसी रेट को, उसी इन्फ्लेशन के रेट को आईआरआर बोलते हैं। आईआरआर मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आप एक ऐसा प्रोजेक्ट ले जाओगे, मतलब आप अपने इन्फ्लेशन का रेट बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे, तो बेटा आपको पता है जितना ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट बढ़ाओगे आपकी एनपीवी कम होती रहेगी। बेटा आप जितना ज्यादा डिस्काउंट, मैंने आपको अभी लॉजिक से समझाया, मैंने अभी आपको लॉजिक से पढ़ाया था बेटा, जितना ज्यादा आप इन्फ्लेशन का रेट लोगे तो आपके प्रेजेंट वैल्यूज, आप जितना ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट लोगे आपके प्रेजेंट वैल्यूज कम होती रहेगी, तो आपकी एनपीवी कम हो जाएगी। अरे बेटा प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी तो बेटा प्रेजेंट वैल्यू कम रह जाएगी, आउटफ्लो वहीं का वहीं है, तो बेटा एनपीवी तो नेगेटिव में चली जाएगी। तो जितना ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट होगा एनपीवी कम से कम होती रहेगी। बेटा इसी को बोला जाता है एनपीवी प्रोफाइलिंग। ये जो मुझे आपको बेटा तीसरी क्लास में पढ़ाना है ना, वो यही कंसेप्ट है। आपको मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा कि बेटा जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहोगे, मैं आपको लॉजिक से समझाऊंगा बेटा, मैं आपको अलग 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 इन्फ्लेशन रेट से दिखाऊंगा और प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जैसे जैसे मैं इन्फ्लेशन का रेट का बढ़ाऊंगा एनपीवी अपने आप कम होती रहेगी। बेटा इसी को बोला जाता है एनपीवी प्रोफाइलिंग। आप अलग अलग एनपीवी की प्रोफाइल बनाते हो, अलग अलग डिस्काउंट रेट्स पे एनपीवी का प्रोफाइल बनाते हो। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेटा इतना इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, रियल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा। पेपर में इसलिए नहीं आता क्योंकि बेटा इसके ग्राफिकल क्वेश्चंस इतने बनते नहीं। हाँ एमसीक्यू में जरूर आते हैं बेटा, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहते हैं और पूछते बताओ एमपीवी पे इस पर क्या नजर आएगा, तो बेटा आपको बताना पड़ेगा लॉजिक से। बेटा मैंने आपको इसका कंसेप्ट बहुत ही इजी वे में समझा दिया। देखो जितना ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट होगा तो बट ऑब्वियसली बेटा इन्फ्लेशन का अमाउंट उतना होगा। अब जितना ज्यादा इन्फ्लेशन का अमाउंट होगा तो फ्यूचर वैल्यू में से उतना ही ज्यादा मोटा सा मोटा इन्फ्लेशन का अमाउंट निकल जाएगा, तो फ्यूचर वैल्यू तो फिर छोटी सी बचेगी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू बहुत छोटी आ जाएगी। तो बेटा जितना ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू छोटी होगी उतना ज्यादा आपकी एनपीवी कम होगी। तो बेटा इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा बढ़ेगा एनपीवी उतना कम से कम होता रहेगा। तो बेटा आप क्या करते हो, आईआरआर को तो बढ़ाते रहते हो, मतलब इन्फ्लेशन के रेट को बढ़ाते ज्यादा से ज्यादा एक ऐसे पॉइंट पे बढ़ा देते हो जहां आपका एनपीवी गिर के जीरो आ जाएगा। बस मैं बोलूंगा हाँ बस अब रुक जा, मतलब जीरो मेरा एक ऐसा पॉइंट है जिसे मैं ब्रेक इवन पॉइंट बोलता हूं। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मैं अपना इन्फ्लेशन रेट इतना ले जाता हूं और मेरी एनपीवी गिरती रहती जीरो हो जाएगी, इसका मतलब यहां पे मेरा मैक्सिमम पॉइंट है। मतलब इतने इन्फ्लेशन रेट तक ही मैं अपना इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकता हूं, अगर इससे ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट हो जाता है तो मैं इस प्रोजेक्ट को बंद कर दूंगा। जैसे सोचो 6% पे आपकी एनपीवी आ रही है 1000 रुपए, तो आप और ज्यादा बढ़ाओगे, आप देखो कि चलो देखते हैं और ज्यादा इन्फ्लेशन रेट पे अब एनपीवी कितनी होगी, और ज्यादा इन्फ्लेशन रेट करी तो आपने होगा देखा 700 हो गई, आपने कहा चलो और बढ़ाते हैं 5%। आप देख रहे हैं ना जितना ज्यादा इन्फ्लेशन की मार इस पर डाल के देखता हूं, आप सोचते हैं यार जितना अगर मेरा ये बिजनेस 6% पे 1000 कमा के दे रहा है, क्या हो अगर मैं इस पे इन्फ्लेशन की मार बढ़ाता रहूं तो क्या ये टॉर्चर झेल पाएगा? अगर मैं इस पे टॉर्चर रेट बढ़ाता रहूंगा, 3rd डिग्री दूंगा, 2nd डिग्री दूंगा, बढ़ाता रहूं, तो क्या ये मेरा ये टॉर्चर झेल पाएगा मेरा ये प्रोजेक्ट? तो आप देख रहे हो हाँ टॉर्चर तो झेल पा रहा है लेकिन क्षमता कम हो जा रही है। ये देखो एनपीवी कम हो रहा है, प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ा जा रहा है। अब आपने 5% बढ़ाया तो बेटा 300 हो गया, अब आपने कहा चलो और बढ़ाता हूं, अच्छा यहां पे बढ़ाने की जगह आपने कम कर दिया ये 8%, अब आपने कहा और बढ़ाता 10% कर दिया, बेटा 10% में आपकी एनपीवी जीरो हो गई, एनपीवी जीरो हो गई। अब आपने कहा रुक जा बेटा, मतलब अब इससे नीचे इससे और ज्यादा जाऊंगा, अब माइनस में आ गया ना, माइनस तो लॉस हो गया। तो बेटा ये वो पॉइंट है जिसको आईआरआर बोलते हैं, मतलब 10% इसका आईआरआर, मतलब ये ब्रेक इवन सिचुएशन है। मतलब मार्केट में अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट, मतलब मार्केट में अगर इन्फ्लेशन 10% का हो जाता है, मतलब अगर 10% की इन्फ्लेशन की मार मेरी इस प्रोजेक्ट पर पड़ जाती है ज्यादा से ज्यादा, तो मेरा ये प्रोजेक्ट एटलीस्ट मेरी सारी की सारी कॉस्ट रिकवर करके दे देगा, जिसको हम बोलते हैं बेटा ब्रेक इवन। ब्रेक इवन सिचुएशन ही है। एनपीवी इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है बेटा? ब्रेक इवन सिचुएशन ही तो है, आपने अपनी सारी की सारी लागत रिकवर कर ली बेटा, आप जितना कमा रहे हो ब्रेक इवन सिचुएशन ही तो है, आपकी सारी की सारी इनकम आपकी लागत के बराबर है, मतलब आपने एक तरीके से अपनी लागत रिकवर कर ली, कॉस्ट रिकवर कर ली, तो बेटा इसको ब्रेक इवन ही तो बोलते हैं। मतलब आईआरआर एक वो रेट होता है जहां पे
ज्यादा से ज्यादा आप सारे, एक ऐसा मैक्सिमम रेट होता है, मतलब एक ऐसा मैक्सिमम इन्फ्लेशन रेट होता है, अगर आपके उस प्रोजेक्ट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस इन्फ्लेशन का रेट की मार पड़ भी जाती है तो एटलीस्ट आप लॉस में नहीं जाओगे, आप ब्रेक इवन कर लोगे। तो मैं एक चीज और लिख देता हूं, आईआरआर इज अ रेट एट विच वी कैन, at least it's a rate at which our project can break even। ब्रेक इवन, बेटा लॉजिक से मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। आप ध्यान से देखो बेटा, आप खुद सोचो, जितना ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट बढ़ाओगे, बट ऑफिस आप खुद सोचो यार, आप किसी उसको देखो बेटा, जैसे प्रिजनर्स वगैरह पे देखो बेटा, वो एक टॉर्चर होता है बेटा, वो जितना ज्यादा टॉर्चर बढ़ाता है बेटा, उतनी ही उनकी क्षमता सहने की खत्म होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। ये है ही बेटा, प्रोजेक्ट है, इसमें भी इन्फ्लेशन की मार इतनी है तो ये आराम से इतना कमा के दे रहा है, लेकिन बेटा जैसे ही आप इस पे इन्फ्लेशन की मार बढ़ाते रहोगे और ज्यादा पिटाई कर दोगे बेटा, तो बट ऑफिस है बेटा, फिर इसकी क्षमता गिरती रहेगी, इसकी क्षमता गिरती रहेगी बेटा, गिरते 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 एक टाइम को आप इतना इन्फ्लेशन बढ़ा दोगे तो बेटा इसकी जान ही बिल्कुल निकल जाएगी, बिल्कुल जीरो ही हो जाएगा ये। बेटा आप अगर इतना इन्फ्लेशन बढ़ा दोगे एक बार, आप एक टाइम तो 10% ले गए, तो बेटा 10% वो एक ऐसी इन्फ्लेशन की मार है जहां पे एनपीवी जीरो आ गया, मतलब अब नहीं आपको कमा के देगा कुछ। आपने कहा भाई साहब, आपके प्रोजेक्ट ने कहा भाई साहब आपने एनपीवी 10% कर दी, सॉरी आईआरआर 10% है, मतलब महंगाई आप, इन्फ्लेशन आप 10% तक है, मतलब महंगाई मार्केट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने 10% की पिटाई कर दी इस प्रोजेक्ट पे। अब तो भाई साहब मैं कुछ, अब मैं कुछ नहीं कमा सकता। हाँ ज्यादा से ज्यादा एक ये है कि आपकी कॉस्ट सारी की सारी रिकवर करके दे दूंगा बेटा, लेकिन अगर आप इससे 1% और ऊपर चले गए ना, मतलब महंगाई 11% पे आ गई और अब आपने इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा, तो बेटा आप माइनस में एनपीवी आएगी, मतलब लॉस है, लागत भी रिकवर नहीं होगी। तो बेटा इससे कहते हैं आईआरआर। आईआरआर कुछ नहीं होता, एक तरीके से बॉर्डर है, वो एक तरीके से स्टॉप लॉस है, एक तरीके से बॉर्डर है। आपको आप एक सीमा है, जैसे बेटा एक सीमा प्ले फील्ड होती है जाके क्रिकेट के अंदर काम करते हैं, लेकिन बेटा एक फील्ड होती है, उसके बाहर वो काम नहीं करते, उसके अंदर ही अंदर वो खेलते हैं। ऐसे बेटा ये भी बाउंड्री है, ये आपको बाउंड्री बता के रखता है, मतलब आपके प्रोजेक्ट की औकात, प्रोजेक्ट की औकात बता के रखता है कि बेटा तुम्हारी औकात ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट की 10% तक की झेलने की है, इससे ज्यादा जाओगे तो देखना एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी। मतलब इस प्रोजेक्ट की ज्यादा से ज्यादा जो औकात है बेटा वो 10% की है, मतलब अगर 10 इस प्रोजेक्ट पे 10% की भी पिटाई पड़ जाती है इन्फ्लेशन की, तो आराम से, तो एटलीस्ट ये झेल लेगा और आपकी जो लागत आपने लगाई थी आप आराम से उस कॉस्ट को रिकवर कर सकते हो। अगर आपको आराम से, अगर आपको धंधा अच्छा स्मूथली चलाना है तो कोशिश करो कि 10% से नीचे खेलने की कोशिश करो, मतलब मार्केट ये 10% तक का प्रोजेक्ट आराम से झेल सकता है, लेकिन 10% पे थोड़ी ना आपको पिटाई करनी है, क्योंकि आप फिर अपनी से लागत ही लागत रिकवर करोगे, अरे थोड़ा प्रॉफिट भी तो कमाना है। तो बेटा हमेशा कम से कम इन्फ्लेशन के रेट पे बिजनेस करने की कोशिश करो। जैसे अगर आपका 10% का आईआरआर है तो बेटा मतलब 10% के रेट पे आप अपनी सारी की सारी लागत को रिकवर करोगे, एनपीवी जीरो आएगी, लेकिन बेटा थोड़ा प्रॉफिट तो लगा, एनपीवी पॉजिटिव में लानी है ना हमको। तो बेटा आप क्या करोगे, 10% की जितने भी नीचे रेट्स हैं इन्फ्लेशन, उसी पे ऑपरेट करोगे, जैसे 8% पे काम करोगे, 6% पे काम करोगे, 5% पे काम करोगे, 9% पे काम करोगे। मतलब जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन नीचे जाएगा आप तब, आपको तब ही अपना काम करना है। जैसे ही आप ऊपर चले गए इन्फ्लेशन के बेटा, आपको फिर बिजनेस लॉस में आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको तुरंत लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन का रेट अब बढ़ गया है। 10% तक प्रोजेक्ट की कैपेसिटी थी लेने की, आपने 11% कर दिया, अब बेटा उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं रही, आप उसको जबरदस्ती करो, वो लॉस में चले जाएगा। तो आपको अगर आपको आराम से बेटा रन बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा खेलना बेटा, तो आपको बेटा उस बाउंड्री के अंदर अंदर खेलना। आपको क्या है, वो जो 10% है, 10% वो इन्फ्लेशन की मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो तो बेचारे का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उसका मतलब ये थोड़ी ना आपने सीधा उसी पे लगा दिया, आपने सीधा उसी पे लगा दिया। बेटा जैसे एक टॉप स्पीड होती है गाड़ी की बेटा टॉप स्पीड होती है, उसके ऊपर नहीं जाएगा, उसके बाद तो फिर इंजन पे लोड आ जाएगा, टायर वेयर आउट हो जाएंगे, है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना आप हमेशा टॉप स्पीड पे चलाओगे, बेटा उसके नीचे चलाओगे ना। ये तो बेचारे के प्रोजेक्ट की टॉप स्पीड है, ये 10% तक का जाएगा, 10% तक जा सकता है, क्योंकि 10% तक पे जाएगा एटलीस्ट एनपीवी जीरो हो जाएगी, मतलब आपकी सारी की सारी लागत को रिकवर करके दे देगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना बेटा आप सीधा 10% का इन्फ्लेशन होगा आप तभी धंधा करोगे, बेटा 10% का इन्फ्लेशन रेट आएगा आपने तभी धंधा करना स्टार्ट कर दिया, टॉप स्पीड पे चला दिया सीधा, अब फिर कैसे होगा, फिर तो इंजन पे लोड आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम थोड़ी ना कर पाओगे। बेटा आपको अगर अच्छी तरह चलाना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्फ्लेशन के रेट से नीचे ऑपरेट करना पड़ेगा। बट ऑफिस अरे ये तो बेचारे की रिस्क टेकिंग मैक्सिमम कैपेसिटी है यार 10%, तो बेटा गाड़ी को थोड़ा नीचे चलाओगे ना, 60 पे चलाओगे, 70 पे चलाओगे, 80 जो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्पीड है 50 पे उस पर चलाओगे, तो ऐसे थोड़ी ना आपने सीधा टॉप स्पीड चला दी। ऑब्वियसली बेटा ये बेचारे इस प्रोजेक्ट की टॉप स्पीड है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% झेल सकता है, इसका मतलब थोड़ी ना
10% आप प्रोजेक्ट को ही 10% पे चला दिया, मतलब इन्फ्लेशन 10% का आया, आपने कहा चलो तभी प्रोजेक्ट करते क्योंकि इसकी कैपेसिटी 10% की। अरे बेटा अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे तो एनपीवी जीरो आ जाएगी, फिर एनपीवी पॉजिटिव कब आएगी, प्रॉफिट कब कमाओगे। बट ऑब्वियस है बेटा, आपको आराम से स्लो स्पीड पे भी चलाना है, आपको क्या करना है, ये तो 10% के नीचे नीचे ऑपरेट करना है, मतलब आपको तब ढूंढना है मार्केट, मतलब आपका प्रोजेक्ट 10% आराम से झेल लेगा, लेकिन आपको सॉरी बेटा आपको इस प्रोजेक्ट को आराम से, आपका प्रोजेक्ट ये आराम से 10% की इन्फ्लेशन झेल लेगा, लेकिन बेटा सॉरी बेटा, लेकिन आपको वो वाला इन्फ्लेशन रेट दे, लेकिन बेटा इस पे अगर आप 10% पे ऑपरेट करेंगे तो बेटा आपकी यहाँ पे एनपीवी पॉजिटिव में कभी नहीं आएगी, आप तो एनपीवी जीरो पे लटके रहोगे हमेशा, प्रॉफिट भी तो कमाना है। तो बट ऑब्वियस बेटा आप वो वाला इन्फ्लेशन आप इंतजार करोगे, आप मार्केट में इंतजार करोगे, अरे आपका आपका अकाउंटेंट कह रहे हैं अरे सर 10% का इन्फ्लेशन चल तो रहा है मार्केट में, हमारे प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है सर 10% की, कर देते हैं ना स्टार्ट बिजनेस। मैंने कहा चुप रह तू तो पागल है, रहने दे, तू 10% कह रहा है, मार्केट में इन्फ्लेशन भी 10% चल रहा है, नो डाउट हमारा प्रोजेक्ट 10% कैपेसिटी झेल सकता है, लेकिन क्या ही फायदा, एनपीवी जीरो आ जाएगी। अब समझ नहीं रहा, तो एनपीवी जीरो आ जाएगी, एनपीवी जीरो में नो डाउट हम ब्रेक इवन कर रहे हैं, लागत तो बेटा बस लागत ही लागत रिकवर करेंगे, तो प्रॉफिट भी तो कमाएंगे। थोड़ा शांत रहे, एक काम करते हैं, अभी मार्केट थोड़े ऊपर है, 10% की इन्फ्लेशन चल रही है, मार्केट का इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आने दे, थोड़ा 6-7% तक आने दे, क्योंकि बेटा 7% तक भी आ जाएगी तो हम एनपीवी पॉजिटिव में आ जाएंगे, हमारी एनपीवी पॉजिटिव आ जाएगी। तो अकाउंटेंट ने कहा कैसे, अरे मैंने कहा 10% तक की आराम की प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है लेने की, अगर हम 7% में काम करेंगे तो बेटा हम तो नीचे काम कर रहे हैं, तो बेटा आराम से हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि बेटा जितना ज्यादा, ये तो जितना ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट होगा उतना ज्यादा एनपीवी कम होगी, तो जितना कम इन्फ्लेशन, जैसे इन्फ्लेशन का रेट घटता रहेगा घटता रहेगा घटता रहेगा, तो बेटा आप देखो इन्फ्लेशन तो आपका एनपीवी बढ़ता रह रहा है, तो थोड़ा इन्फ्लेशन का रेट नीचे गिरने दे, गिरने से क्या होगा, हमारी एनपीवी पॉजिटिव में आना स्टार्ट करेगी, मतलब 700 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, हम प्रॉफिट में आना स्टार्ट कर जाएंगे। अगर मैंने आईआरआर में ही बिजनेस ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया, आईआरआर में बिजनेस ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया, फिर तो मेरी एनपीवी जीरो आएगी, नो डाउट मैं ब्रेक इवन कर रहा हूं, लेकिन क्या ही फायदा हो रहा है ब्रेक इवन करके, लागत टू लागत चल रहा हूं, लागत टू लागत रिकवर कर रहा हूं, जैसे बेटा ब्रेक ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर चलता रहता है ना, कुछ स्पीड नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो पे चल रही है, बम्पर टू बम्पर चल रही है, ऐसी बेटा ऐसी। यहाँ कोई फायदा नहीं है, धंधा करने का मजा नहीं आ रहा है यार, धंधा का मजा तब आता है जब प्रॉफिट है, और प्रॉफिट बेटा तब करेंगे जब थोड़ा इन्फ्लेशन का रेट नीचे आ जाए, 7-10% से जैसे ही नीचे आया हम धंधा करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जैसे ही 10% से नीचे आया मतलब इन्फ्लेशन का रेट नीचे गिरा, इन्फ्लेशन नीचे गिरा इसका मतलब एनपीवी बढ़ने स्टार्ट हो गई, एनपीवी बढ़ने स्टार्ट हो गई। तो बेटा ये था लॉजिक, ये था कंसेप्ट। अब अगली क्लास से बेटा चलिए मैं आपको ये कैलकुलेटर से बेटा आपको आईआरआर कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, फिर एक इंटरपोलेशन मेथड से करना सिखाऊंगा, उसके बाद बेटा हमारा आईआरआर भी खत्म, फिर बेटा मैं आपको एनपीवी प्रोफाइलिंग सिखाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि आईआरआर से मिलता जुलता कंसेप्ट है, आपको समझ में भी आ जाएगा, क्रॉस ओवर रेट्स भी, तो एनपीवी प्रोफाइलिंग उसके बाद समझाऊंगा, लास्ट में फिर बेटा अपना डिस्काउंटेड पेबैक मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये पढ़ाऊंगा। तो बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।